Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज बात करेंगे कुछ ऐसी डिजीज़ के बारे में जो खाने पीने के ज़रिए से हमें जिनका ख़तरा लाहक होता है। वैसे तो हेरिडिटरी भी होती हैं ये, अगर आपके जीन्स में आपके ख़ानदान में मौरूसी तौर पर इनके कुछ ट्रेसेस मौजूद हैं। कुछ बुज़ुर्ग हैं जो कि इनका शिकार हुए तो ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, लेकिन ये बीमारियाँ हैं कौन सी और इनसे कैसे निपटा जा सकता है, आज इस हवाले से हम जानेंगे। डॉक्टर सादिया से रूमेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? थैंक यू सो मच। ये मेटाबॉलिक बॉर्न डिजीज़, इस ग्रुप में कौन कौन सी बीमारियों को डालते हैं आप लोग? बिल्कुल फ़राह, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा मैं ज़रा बैकग्राउंड में बताना चाहूँ। भी आपके मेकअप रूम में भी एक खातून मुझसे पूछी थी कि रूमेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं। हमने ऑर्थोपेडिक तो सुना है, रूमेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? तो मैं स्पेसिफिकली लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि रूमेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर हैं जो बग़ैर ऑपरेशन के बज़रिया मेडिसिन्स, एक्सरसाइज आपको लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस करने के बारे में बताएंगे, कुछ वर्जिशों का बताएंगे, मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे और आपकी लाइफ को और हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। हाँ, बेसिकली वो डॉक्टर्स हैं जो कि हड्डियों और जोड़ों और इस तरह के जो अमराज हैं, इससे जुड़े हुए ज़्यादातर अमराज जो हम देख रहे होते बिल्कुल हैं। देखते हैं, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ऐसी बीमारियां जो कि आपकी बॉडी के अंदर से आ रही होती हैं, लेकिन कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है। अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ। जैसे कि नाम से आप देखिए मेटाबॉलिक का मतलब ये है कि हमारी बॉडी जो है ये एक पावर हाउस है, एक मशीन है। हम जो भी खाते हैं उससे हमें ऑब्वियसली एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी के ज़रिए हमारी बॉडी चलती है और हम अपनी लाइफ जो है वो गुजारते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बॉडी को एक ख़ास मिकदार में चाहिए होती हैं, और किसी भी चीज़ की मिकदार अगर आप बढ़ा दें तो वो प्रॉब्लम की तरफ आ जाता है। मिसाल के तौर पे आप शुगर के एग्जांपल ले लें। लोग चम्मच भर भर के चीनी, चाय, मीठा, केक सब कुछ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसी भी चीज़ की एक्सेसिव या ज़्यादती में इस्तेमाल करना प्रॉब्लम की तरफ लेके जाती है। तो इन बीमारियों में सर फेरिस्त वो बीमारी जिसका नाम मैं लेना चाहूँगी, और हर दूसरा पेशेंट जो है ना वो कहेगा हमें गाउट है, हमें यूरिक एसिड है। मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें क्लियर करना चाह रही हूँ कि लोगों के दिमाग में जो प्रॉब्लम्स हैं कि ये बीमारी है क्या और कैसे आती है। आपके ख्याल में ये सब खाने पीने से होता है कि यूरिक एसिड जो है वो खाने पीने से बढ़ जाता है और खाने पीने से कम हो जाता है? जी, इसके दो जो हैं इसके रीजंस होते हैं कि या तो आप खा ज़्यादा रहे हैं या दूसरा आपकी बॉडी में से निकल ज़्यादा नहीं रहा है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इसका ज़्यादा ट्रेंड जो है वो खाने के साथ रिलेटेड है। आप यकीन करें फ़रा, ये ऐसी बीमारी है जो कि अगर आप अपनी अगर खुराक को बेहतर कर लेंगे ना और परहेज़ कर लेंगे, आपको कोई दवाइयाँ और कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मुझे इसके अलामात के बारे में बताएं कि बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि वो उनके साइन सिम्टम्स आ रहे होते हैं कि यूरिक एसिड उनकी बॉडी में बढ़ा हुआ है। क्या अलामात हैं जिसके ऊपर मोहतात होना चाहिए और कितना इसका फ्रीक्वेंट टेस्ट होना चाहिए? अच्छा, दो चीज़ों को मैं इसमें डिवाइड करूँगी। इलामात की जो बात आप कह रही हैं ना, उसमें पेशेंट आता है कोई भी जोड़, ख़ास तौर पे पाँव का अंगूठे का जोड़ या टखने का जोड़ बहुत ज़्यादा शदीद स्वेल किया होता है, रेड होता है। वो इतना बेचारा पेशेंट मजबूर होता है कि उससे चला भी नहीं जा रहा होता। टिपिकल एक प्रेजेंटेशन जो होती है वो ये होती है। लेकिन एड़ी में भी बाज़-औक़ात दर्द, एड़ी में भी एग्जैक्टली, लेकिन जो जोड़ होगा वो रेड होगा, सूजा होगा, लाल होगा और शदीद तकलीफ़ का शिकार होगा। पेशेंट उसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जैसे किसी ने हज़ारों सुइयाँ जो है ना मेरे जोड़ के अंदर डाल दी हैं। जिसके ऊपर मैं अभी आती हूँ। होता भी ये कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि नीडल लाइव सुइयों की शक्ल के क्रिस्टल्स होते हैं जो डिपॉजिट हो रहे होते हैं। अच्छा। तो एक बड़ी टिपिकल सी प्रेजेंटेशन की, जैसे पेशेंट मेरे ऑफिस में आया है और वो लंगड़ा रहा है और तकलीफ से तड़प रहा है, जोड़ जो है वो शदीद सूजा हुआ है, लाल रंग का हुआ है, बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा, तो ये गाउट का वो आ गया। अच्छा, यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन ये होती है, अगर किसी पेशेंट की उंगली में भी दर्द होगी ना, या कंधे में दर्द होगी, या घुटनों में, तो भाई यूरिक एसिड हो गया है। ये बड़ा कॉमन है। ये दवाई है, एक दो नाम ले लेती हूँ, ज़ाइलोरिक है, गो यूरिक है, फ़लानी दवाई है, और जो केमिस्ट से ले लो, ये तुम्हारा मसला ठीक हो जाएगा। तो अगेन प्लीज़ सबसे पहले तो ये कि यूरिक एसिड की दवाइयाँ खुद से मत खाएँ। मैंने बहुत से पेशेंट ऐसे भी देखे हैं जो खुद से दवाइयाँ यूरिक एसिड की खा के अपने किडनी डैमेज करके मेरे तक पहुँचे हैं। अच्छा, किडनी भी डैमेज हो जाते हैं? बिल्कुल, जो नाम लिए मैंने दवाइयों के, किसी ने कह दिया और आपने ओवर द काउंटर केमिस्ट से जाके दवाई ले ली और फिर आप कॉम्प्लिकेशन के साथ आप। लेकिन अब एक लेमैन क्वेश्चन ना, कि डॉक्टर ने भी तो वही दवाइयाँ लेनी है। Exactly. अगर हम वही लेके खा लेंगे तो हमारे खाने से गुर्दे खराब हो जाएंगे, और डॉक्टर अगर लिख के देगा तो फिर खराब नहीं होंगे। बिल्कुल, इसमें देखिए ना, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि क्या आपको वाकई ही गाउट रिलेटेड आर्थराइटिस है, ठीक है, जिसको हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है, जो कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जोड़ के अंदर जमा होने से पैदा होता है।
या दूसरा आपको कोई और किस्म की जॉइंट की दर्द है, विटामिन डी की कमी है, आर्थराइटिस है, गैंठिया है, कोई और टाइप का जो है वो आर्थराइटिस है। लेकिन पाकिस्तान में मिसकॉन्सेप्शन ये है कि किसी भी किस्म की जोड़ पेन है ना, बस जी तुम्हें तो यूरिक एसिड हो गया, बस अब ये तुम गोश्त बंद कर दो और भूखे बैठ जाओ और दवाइयाँ खा लो। अच्छा, मैं अब दूसरा यहाँ पे पेशेंट्स को बताना चाह रही थी टेस्ट के हवाले से। आपने बड़ा अच्छा ही सवाल किया। लोग मेरे पास टेस्ट लेके आएंगे, यूरिक एसिड 6 था, 6.1 हो गया, ये तो बढ़ गया और ये तो हमें यूरिक एसिड की बीमारी हो गई। मैं क्या, ये आते साथ ही ये पेशेंट्स ना ये मुझे बताना शुरू करते हैं। मैं कहती हूँ देखिए, आप मुझे टेस्ट ना बताएं, आप मुझे अपने सिम्टम्स बताएं। अगेन ये कि मैं टेस्टों का इलाज नहीं करती हूँ। यूरिक एसिड 1.2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाया करता है। कभी मिसाल के तौर पे गर्मी है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, आप पानी ज़्यादा नहीं पी रहे हैं, ये 2-4 लेवल से कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। हाँ, अगर लेवल बहुत ज़्यादा बड़े में, जैसे कि अबव 10 हैं, 12 हैं, अगेन आपकी फैमिली में ये हिस्ट्री चल रही है, मैंने देखा है कि फैमिली में प्रॉब्लम आ रही होती है, और बड़ी ईद के बाद तो स्पेशली पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने खूब बारबेक्यू, टिक्के, कबाब और गोश्त खूब खाया है, तो ऑब्वियसली उनकी बॉडी में प्यूरिन जो एक फार्मूला होता है उसके लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि फिर यूरिक एसिड को बनाते हैं। ये बीमारी बिल्कुल काबिल इलाज है और यकीन करें खुराक से ही काबिल इलाज है। तो क्या खाएं? अब आपने गोश्त को तो इंडिकेट कर दिया कि बड़ी ईद पे गोश्त खा के तो हम ये सब जो है यूरिक एसिड का शिकार होते हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जिनसे परहेज़ करें? बिल्कुल फ़रा, देखें मैं मना नहीं करूँ, देखिए हम इंसान हैं, दिल हर बंदे का करता है, लेकिन बजाय इसके कि आप प्लेट भर भर के बोटियों की खाएं, आपका दिल करे तो आप 1 या 2 बोटी ले सकते हैं, चख सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ की, जैसे मैंने कहा ना कि ज़्यादती और एक्सेसिव खाना, बाज़ लोग तो होते ही गोश्त खोर हैं, वो कहते हैं कि हम गोश्त के अलावा कुछ खाते ही नहीं, सब्ज़ी पकी उसमें भी गोश्त डाल रहे हैं, दाल पकी उसमें भी गोश्त डाल रहे हैं। तो कोशिश करें कि जो आपका वीकली कोई मेन्यू टाइप है उसमें आपका मिनिमम अमाउंट में गोश्त हो। अगर खाना है तो बेहतर आपके लिए फ़िश का गोश्त होगा, मछली का गोश्त होगा। ठीक है। और दालों को आपने अवॉइड करना है, हर किस्म की दाल है। जब मैं अवॉइड कहूँगी इसका मतलब नहीं मैं बिल्कुल ज़ीरो आपको कह रही हूँ, लेकिन आप कोशिश करें कि उसकी इनटेक को आप कम कर दें। सही। इसके अलावा अपनी डाइट में फ़्रेश जैसे सैलड्स होती है, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि सैलड आपके लिए बहुत अच्छी है, हर किस्म के विटामिन उसके अंदर हैं। अपने पेट को आप सैलड से भरें, आप रायता ले लें उससे आप भरें। कोशिश करें कि दालें, गोश्त, इन चीज़ों को कम करें। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स रंग बिरंगे बाज़ारों में मिलते हैं, फिज़ी ड्रिंक्स मिलते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह पे, इनको अवॉइड करने की कोशिश करें। कैंड खाने, प्रोसेस्ड खाने, डीप फ्राइड खाने, जो हमारा रिवाज बन चुका है, डीप फ्राइड चिकन है जी, उसके साथ एक शुगर ड्रिंक होगा आपके पास, ये तो आप सीधा से फार्मूला ही बना रहे हैं जोड़ों की दर्दों का। और हम कह रहे हैं नहीं हम प्रोटीन दे रहे हैं, हम टेक ओनली प्रोटीन। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और सबसे ज़रूरी फ़र्क हाइड्रेशन का, हमने अक्सर देखा है कि हम लोग अपने काम में सब बिजी होते हैं, तो पानी पीने के लिए हम बड़े सुस्त हो जाते हैं कि अच्छा फारिग होंगे तो पियेंगे। ख़ास तौर पे यूरिक एसिड के पेशेंट्स, इनको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जो है दिन में पीना चाहिए। इवन इफ दे हैव किडनी डिजीज टू, अगर यूरिक एसिड और साथ गुर्दों का भी कोई मसला तब भी 3 से 4 लीटर वो मैं उसकी तरफ आती हूँ कि गुर्दों का अगर मसला है या बन गया है, लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड हाई है, आपके जोड़ों में दर्दें आ रही हैं, आपको डॉक्टर ने दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब कर दी हैं, उसके साथ साथ अपनी डाइट का ख्याल, जैसे मैंने बताया, गोश्त, दालें, तली हुई चीज़ें, हाई शुगरी इनटेक, ये आपने कम करनी है, और पानी की इनटेक को है ना वो ज़्यादा करना है। अब मैं आ जाती हूँ कि ऐसे प्रॉब्लम्स या ऐसी चीज़ें जिसको हम बात करते हैं कि मेटाबॉलिक डिजीजेज, लेकिन अगर यूरिक एसिड है एंड किडनी पेशेंट भी हैं वो, तो फिर तो वो इतना पानी नहीं पी सकते, फिर वो क्या करेंगे? मैं उसके लिए तो मेडिसिन होती हैं, लेकिन मैं आपकी बात कर रही थी कि जो मेटाबॉलिक डिजीज़ की बात कर रहे थे ना, ये पूरा एक ग्रुप आ जाता है बीमारियों का। एक का तो मैंने जिक्र किया जैसे गाउट है, ठीक है, इसके साथ फिर आगे आगे जाते जैसे आपका वज़न बढ़ता है, फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ठीक है, और फिर अगेन जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपकी किडनी में जाके जमा होना शुरू होते हैं तो फिर किडनी प्रॉब्लम्स भी होना शुरू हो सकते हैं। अगेन यहाँ पे एक डॉक्टर का रेगुलर चेकअप और एक आपके ब्लड टेस्ट, जो किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं, यूरिन फंक्शन टेस्ट होते हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं कि आपके वक्तन फ़वक्तन जो है वो होते रहें। बड़ी कॉमन प्रैक्टिस बता रही हूँ फ़रा, के पेशेंट आएंगे, अटैक हुआ गाउट का, आर्थराइटिस का, दवाई ली 1-2 हफ्ते और भूल गए। अटैक को ज़रा थोड़ा डिफाइन कीजिए कि अटैक का मतलब जो भी इनका जोड़ अफेक्ट हो गया, जैसे पाँव का जोड़ है, टखने का जोड़ है, घुटने का जोड़ है, वो बस रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे और एकदम शदीद रेड, पेनफुल, स्वेलिंग, चला नहीं जा रहा। अच्छा, हमें आज तक हार्ट अटैक का ही पता है, वी डोंट नो कि ये गाउट अटैक भी होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि ये मेटाबॉलिक जब डिजीज़ स्टार्ट होता है तो आपके साथ वज़न बढ़ना शुरू होगा, आपकी यूरिक
एसिड बढ़ना शुरू हो गया, अगर ये और एक्सपैंड कर जाता है, बढ़ जाता है, कॉम्प्लिकेशन होती है, तो फिर किडनीज़ को भी ज़ाहिर इफेक्ट करेगा, और अगर खुदा न खास्ता इससे आगे जाता है तो फिर डायबिटीज़ और डिफरेंट अदर हार्मोन्स को भी इफेक्ट करता है। तो इसको शुरू में ही रोक लेना, कंट्रोल कर लेना, प्रॉपर मेडिसिन खा लेना और एहतियात कर लेना ज़रूरी है। अगेन मैं यहाँ पे दोबारा ये बात करूँगी कि पेशेंट आते हैं, जब अटैक हुआ 2-4 हफ्ते दवाई खाई और उसके बाद भूल गए, और फिर बाज़ बात तो मेरे पास कुछ लोग 4-4, 5-5 साल के बाद भी आ रहे होते हैं कि जी बस हमें 4 साल पहले हुआ था और अब हुआ तो अब वो कहते हैं ना क्या ईटिंग एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो हमारी ज़िंदगी में कहते हैं डॉक्टर से, वकील से और किससे, कोई एक और था कि इनसे तो अल्लाह बचाए। हाँ, लेकिन मसला होता ज़्यादा नहीं जाना पड़े इनके पास। फरा मसला यहाँ पे ये हो जाता है कि जो पेशेंट इतने वक्फे के बाद आते हैं ना, इस दौरान में अगेन जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि वो किसी भी ऑर्गन पे किसी भी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो करके वापस मेरे डॉक्टर सादिया आप ये सजेस्ट करिए, एक बंदा है अगर उसे हुआ है यूरिक एसिड का मतलब रेज हुआ है और उसने मेडिसिन ली है और कंट्रोल किया है, इवन देन ही और शी नीड्स टू सी द डॉक्टर? बिल्कुल, इसमें देखिए फिर 2-3 चीज़ें आ जाएंगी। एक तो उनकी दवाइयाँ एडजस्ट होंगी, उनके ब्लड टेस्ट पे मतलब मैं नज़र रखूँगी। आई नो कि महंगाई बहुत है, बहुत फ्रीक्वेंट तो नहीं मैं शायद करवा सकूँ, लेकिन 3-4 महीने के बाद कुछ ज़रूरी ब्लड टेस्ट उनके करवाने, यूरिक एसिड और गुर्दों का टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि अंदर ही अंदर यूरिक एसिड तो बन रहा है, इन पेशेंट्स के अंदर यूरिक एसिड डिपॉजिट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। आपने 2 चीज़ों की तरफ इशारा किया था, एक कि बनता ज़्यादा और एक ये कि बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता। जो एक्सक्रीट नहीं होता उसकी वजूहात क्या है? उसमें किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, किडनी के डिफरेंट डिजीज़ हैं जिसमें वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो रहा होता। ठीक है। तो मैं आपसे कहती थी कि इन पेशेंट्स के ऊपर नज़र रखना या उनको मॉनिटर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि टिपिकली होता ही है कि वो कुछ सालों के बाद आएंगे और उनका वो पाँव या वो जोड़ ख़राब हो चुका होगा, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जो यूरिक एसिड था वो डैमेज तो कर रहा था। तो यहाँ पे पेशेंट का एक रेगुलर फॉलोअप और रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। हर जोड़ की दर्द को यूरिक एसिड मत लेबल करें, डॉक्टर से एक दफ़ा चेक करके कंफर्म करवा लें कि क्या वाकई ही यूरिक एसिड है और इसके मुताबिक कौन सी दवाइयाँ लेनी है, और दवाइयों के भी साइड इफेक्ट्स हैं। यूरिक एसिड इज़ द ओनली मेटाबॉलिक डिजीज़ जो कि वो है, या इसके अलावा भी और चीज़ें हैं? मैं अगली स्टेप की तरफ आ रही थी, जैसे कि मैंने आपको एक पूरा सिंड्रोम का भी जिक्र किया कि जिसमें यूरिक एसिड के साथ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाना, डायबिटीज़ हो जाना, वज़न बढ़ जाना, किडनी फेलियर हो जाना, ये सारा एक कम्बिनेशन में इसमें आ जाता है। दूसरा और सरफहरिस्त हड्डियों के हवाले से जो मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ देखा जा रहा है वो ऑस्टियोपोरोसिस। अगर मैं इसको बिल्कुल आम अल्फाज में डिस्क्राइब करूं तो इसका मतलब ये होगा कि हड्डियों के अंदर सुराख हो जाना, हड्डियों का भुरभुरापन का शिकार हो जाना। अगर रिस्क फैक्टर्स पे आप हैं, मिसाल के तौर पे जिनमें कॉमन है वो ख़वातीन हैं, अगर उनको अर्ली मीनोपॉज या माहवारी जल्दी बंद हो गई है 45 की एज से पहले, इन लोगों में ज़्यादा होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा अंडरवेट हैं और स्लिम बिल्ट हैं, इन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क ज़्यादा होता है। फिर थोड़ी एज अबव 60 की ख़वातीन, बाज़ दफ़ा आपने देखी होगी कि उनकी कमर या गर्दन झुक चुकी होती है क्योंकि उनके वर्टिब्रास जो होते हैं वो कोलैप्स कर गए होते हैं। अगेन मैं बार बार एम्फोसाइज करूँगी कि ऐसी बीमारी है जो कि प्रिवेंटेबल है। सही। कि आप अपनी बच्चियाँ जो भी मेरी बात सुन रही हैं, अपनी अर्ली लाइफ से बच्चे पैदा कर रही हैं, आप एक ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, आप इस साइकिल में जा रही हैं, अपनी बोन हेल्थ का ख्याल रखें, जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी, उसका ख्याल रखें। और आप थोड़ा सा मीनोपॉज के पास आते हैं तो फिर अपने डॉक्टर से चेकअप करवाएं। ख्याल रखने का मतलब क्या है, कैसे ख्याल रखें? ख्याल रखने का देखिए यही होता है ना कि बस अपने काम किया, अपनी चीज़ें की, फीमेल्स का तो यही होता है, और प्रेजेंट पे जो भी कुछ खाया और खा के सो गए। जो चीज़ें आप अपनी डाइट से इंटेक से कर सकते हैं आप वो ज़रूर पूरा करें, जैसे दूध, दही, मक्खन, चीज़ जो आपके इर्द गिर्द अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल करें। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी इंटेक या आप खा नहीं ज़्यादा पा रहे हैं, बाज़ दफ़ा ख़वातीन ये भी कहती हैं कि डॉक्टर साहब खाया नहीं जाता, दिल घबराता है। अगर आपको लग रहा है कि खाया ज़्यादा नहीं जा रहा, आपकी इंटेक ज़्यादा नहीं हो रही, तो ऐसी सिचुएशन में सप्लीमेंट्स जो हैं वो ज़रूर लें। अगर मुझे सस्पेशन होती है किसी पेशेंट की कि इसको ऑस्टियोपोरोसिस है तो इसके लिए जो टेस्ट होता है वो डेक्सा स्कैन होता है। सिंपल सा टेस्ट है, कोई मुश्किल टेस्ट नहीं, एक्सरे की तरह का टेस्ट होता है और ये बता देता है कि आपकी बॉडी के अंदर हड्डियों की सकत कितनी है और उसके हिसाब से फिर मैं उन पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करती हूँ। यहाँ पे ये वो वाला जुमला आ जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि खुदा न खास्ता आपकी हड्डियाँ कमज़ोर है और आपको हल्की सी ठोकर लगी और आपको फ्रैक्चर के साथ मेरे पास आ रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम इसकी ट्रीटमेंट कर लें और आपको किसी फ्रैक्चर से और स्पाइन के टेढ़ा होने से बचा सकें। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसमें जो एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, लोग बहुत ज़्यादा कैल्शियम की गोलियाँ खा रहे होते हैं, जो बाज़-औक़ात किडनी के जो डॉक्टर्स हैं वो आके सबसे पहली चीज़ वो कहते हैं गैर ज़रूरी तौर पे कैल्शियम की गोलियाँ ना खाएं, खुदा का वास्ता है, इसलिए कि वो आपके किडनीज़ में बाज़-औक़ात पत्थरी की सूरत में सामने आ रही होती हैं।
लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए अगर हम दूध नहीं पी रहे, हमारा काफ़ी अमाउंट में नहीं है इनटेक दूध का या फिर कैल्शियम का नेचुरल सोर्स है, तो फिर हमें सप्लीमेंट लेना पड़ता है। अब जाएं किधर, या तो इधर फंस जाते हैं उधर फंस जाते हैं। देखिए उसमें वही बात आ जाती है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती मत करें और अनसुपरवाइज्ड मत लें। जैसे आपके डॉक्टर ने अगर फॉर एग्जांपल आपके टेस्ट करवाए हैं, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपीनिया है, तो डेफिनेटली आपको कैल्शियम की ज़रूरत है। जो एल्डरली या बुजुर्ग पेशेंट होते हैं, मैं फिर उनकी डोज थोड़ी सी कम रखती हूँ कि एक जवान बंदे की निस्बत उनकी डोज कम रखती हूँ कि उनके कैल्शियम डिपॉजिट्स ना बने। लेकिन अगर आप यंग हैं, फीमेल हैं, ख़ास तौर पे आपके छोटे बच्चे हैं, फिर आपको एक फुल डोज की कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत आपको है। ऑस्टियोपीनिया भी यही चीज़ है जो ऑस्टियोपोरोसिस है? ऑस्टियोपीनिया जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस एक स्टेप नीचे है। सही। उसका मतलब ये है कि अगर उसको ट्रीट ना करें तो ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब ये कि हड्डियों में कमज़ोरी है जो कि अभी सिर्फ कैल्शियम विटामिन डी के सप्लीमेंट से ट्रीटेबल हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक और बड़ी चीज़ हाईलाइट, आप तो बात की ना कैल्शियम सप्लीमेंट्स की, लोग खाते हैं, यकीन करे खाते हैं, और ख़ुद से लेके भी खाते हैं, और स्पेशली ना लोगों के रिश्तेदार बाहर रहते हैं ना, वो बाहर से बड़े बड़े डब्बे भेजते हैं सप्लीमेंट्स के। अब मैं अगेन लोगों से ये कहती हूँ कि देखिए हमें नहीं पता इन सप्लीमेंट्स में क्या है, और अगर ये बने भी हैं तो ये उन ममालिक के लोगों के लिए उनके हिसाब से बने हुए हैं। हम लोगों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो प्लीज़ खुद से दवाई मत लें। आपके रिलेटिव्स अगर नेक्स्ट टाइम कोई दवाई भेजे तो उन्हें कि चॉकलेट भेज दें, लेकिन दवाइयाँ मत भेजें। वहाँ के फॉर्मूलाज हमें कम से कम पता तो होता है कि उसमें क्या होता है एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पर तो हम मतलब बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स सामने आते हैं, एक्सपायर्ड चीज़ें होती हैं या बहुत ही गलत मैन्युफैक्चर हुई होती हैं। सो वाइटामिन का हमें मतलब कोई टेस्टिंग नहीं होती। द ओनली रीज़न जिसकी वजह से लोग बाहर से मंगवाते हैं वो ये होता है कि कम से कम अगर उसमें लिखा हुआ है कि इसमें कैल्शियम इतने परसेंटेज है, तो उन्होंने अपने लोगों के लिए उन लोगों को अकाउंटेबल किया होगा कि ये देन प्रोवाइड कैल्शियम, अदरवाइज यू विल बी सूड। हमारे यहाँ पे तो लिखा हुआ होगा इसमें कैल्शियम इतना, और पता चले वो कोई नो बडी इज अकाउंटेबल के जो लिखा हुआ है उसके ऊपर वो उसमें है भी कि नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है डॉक्टर सादिया, जिसकी वजह से लोग भी मजबूर हैं। कोई खुशी से तो इस तरह से नहीं कर रहा होता, लेकिन बस ये कि खुद से ना करें और देखभाल के करें। पाकिस्तान में भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो कि ड्रैप है, जैसे दवाइयों की रेगुलेशन होती है तो लाइसेंस मिल के मार्केट में आता है। प्रैक्टिस यहाँ पे थी कि देखें आपने खाया, मैंने खाया, किसी फ्रेंड ने खाया, वो आपको फ़ोन करके कह देगी अच्छा मैंने फ़लानी दवाई खाई तो बड़ी अच्छी थी, तुम भी खा लो। ज़रूरी नहीं है कि वो दवाई अगर एक पेशेंट को सूट की है तो वो दूसरे पेशेंट को भी सूट करे। अच्छा, इंटरनेशनली कुछ ऐसी ऑर्गेनिक टाइप की रूट्स हैं जो कि मिलती हैं फॉर्मुलेशन में और वो बड़ी अच्छी यूज़ होती हैं, जो कि वो रेकमेंड करते हैं कि जिन लोगों को जॉइंट पेन्स हैं और वो सब चीज़ें वो यूज़ करें। आपका क्या ख्याल है इस तरह की चीज़ों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे यूज़ कर रहे होते हैं? बिल्कुल, आपने बड़ा ही एक मेरा वो दुखती भी जो रग वाला जो टॉपिक है ना उसको आपने छेड़ दी है, क्योंकि ये बिल्कुल इक्विवेलेंट ऐसे है जैसे कि यहाँ पे लोग हकीम या हर्बल टोटके वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आते हैं कुछ पुड़ियाँ, फकियाँ, डब्बियाँ, कैप्सूल्स टाइप होते हैं, ये बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट है कि बाहर के लोगों में भी वो लोग सोचते ज़रूर हैं। जैसे मैंने कॉमन देखा टर्मेरिक हल्दी के कैप्सूल्स देखे, जिंक्सिंग एक कोरियन कोई हर्ब है, मैंने उसके कैप्सूल्स देखे कि लोग बाहर से मंगवा रहे होते हैं कि रिलेटिव ला रहे होते हैं। लेकिन पढ़ ज़रूर लें एक दफ़ा। मिसाल ही दे रही हूँ, जैसे जिंक्सिंग एक कोरियन जो एक हर्ब है, इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है हार्ट के लिए, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकता है। तो वही बात आ जाती है कि हर दवाई हर पेशेंट के लिए नहीं होती है। तो अगेन मैं इस चीज़ को डिस्करेज करूँगी कि आप किसी के कहने पे और मेडिकल फैक्ट के बगैर जिसका हमें पता नहीं है वो एक केमिकल अपने बॉडी के अंदर ना डालें। ठीक है, कोशिश करें कि नेचुरली करें। आई नो मुश्किल है, हमें खारिज चीज़ें शहरों में नहीं मिलती हैं, लेकिन जितना नेचुरल कर सकते हैं नेचुरल करें। फिर भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको ज़रूरत है, तो डॉक्टर से पूछ के प्लीज़ आप उसको स्टार्ट करें। अच्छा, अब इसके अलावा भी कोई और मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसका तस्करा करना ज़रूरी है? मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है ऑस्टियोमलेशिया की बात करना, या रिकेट्स की बात करना, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे 80% बच्चे जो हैं आयरन डेफिशिएंट हैं, विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। आपने बाज़ दफ़ा देखा भी होगा कि छोटे बच्चे आते हैं उनकी टांगें टेढ़ी हुई हुई होती हैं और वो बेचारे मजदूरी की तरफ जा रहे होते हैं, और ये सिंपल कैल्शियम विटामिन डी के सप्लीमेंट से जो है ये ट्रीटेबल है। तो बच्चों में अगेन वही दूध का इस्तेमाल, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल, मेल नरिश्ड है हमारे बच्चे, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके बच्चे को कहीं आपको फ़ील हो रहा है कि ये लंगड़ा रहा है, टांगे गोलाई की तरफ टेढ़ा होना शुरू हो रही हैं, उसकी हेल्थ उस तरह नहीं है जैसे कि उसके बाकी
इर्द गिर्द के बच्चे या क्लास के बच्चे हैं वैसी हेल्थ नहीं है, तो प्लीज़ एक अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। एक छोटी सी दवाई से उसकी टांगें सीधी हो जाएंगी। बिल्कुल सही। एंड दैट्स इट कि ये हमारा एक पैकेट है जो कि उन चीज़ों से जुड़ता है जो कि हमारे खाने पीने के साथ भी मुंसलिक है। जिन लोगों में मारूसी तौर पे मसला आ रहा हो, क्या सिर्फ खाने पीने में करेक्शन करके और एहतियात करके वो इसको अवॉइड कर सकते हैं? फ़रा मेरे ख्याल से अगर फैमिलीज़ में ये प्रॉब्लम्स है, जैसे आर्थराइटिस की मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे फिर बच्चों को एहतियात करनी चाहिए। अगर मेरे पेरेंट्स में किसी को ओबेसिटी है या शुगर है या आर्थराइटिस है, तो मुझे ख्याल रखना है कि मुझे अपना वेट बढ़ने नहीं देना, मुझे अपनी रेगुलर एक्सरसाइज का ख्याल रखना है, अपने मेक श्योर करना है कि मैं कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स टाइम टू टाइम लेती रहूँ जिससे मेरे घुटने और जॉइंट्स जो हैं वो महफूज रहें। राइट। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना मेरा ख्याल है इस एज में बहुत ज़रूरी हो गया है। अगेन बात वहीं पे आ जाती है कि खुदा ना खास्ता अगर आप किसी माजूरी का शिकार हो जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आज के लोगों में इतनी गर्टसी है कि कोई आपका ख्याल करेगा और आपके लिए खाना लाएगा और दवाई ला के देगा। अब ये मुश्किल हो गया यहाँ पे एक्सपेक्ट करना। अपने बच्चों से भी एक्सपेक्ट करना मुश्किल हो गया। तो इसलिए बेहतर कोशिश करें कि आप इंडिपेंडेंट रहें और अल्लाह मियाँ आपको इंडिपेंडेंट रखे। अपना ख्याल जिस तरीके से कर सकते हैं करें। बस अपने मुंह में जो निवाला डाल रहे हैं उसको डालने से पहले एक मिनट सोच नहीं आ रही कि ये हेल्दी है कि नहीं। अच्छा नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ, कुछ और खा लेता हूँ। बिल्कुल सही। इसी मैसेज के साथ हम इसको वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी मेहमान के साथ। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।